हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल को कंप्लीट किया और उनका एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है और कंक्लूजन है इसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड का कुछ फेलियर था, फेलियर को हम लोग समझ चुके हैं। क्या फेलियर था? उनका एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करके भेजा गया गोल्ड फॉइल से तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि जरूर एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो सिर्फ वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है? न्यूक्लियस के बारे में, कि पॉजिटिव चार्ज जो वो सेंटर पे लोकेटेड होता है और बहुत ही स्मॉल स्पेस में। क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा कुछ बताएं? नहीं बताएं। तो उनका सबसे बड़ा फेलियर यही था। ठीक है, वो क्या बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता होगा वो जैसे सन के सराउंडिंग या अराउंड में क्या हो रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इनसे जब पूछा गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ कि आखिर जब घूम रहा है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो ये कुछ बता नहीं पाए। आखिर किसी भी चीज़ को घूमने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अगर तुम पत्थर ही स्ट्रिंग में लटका के ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा? तुम जब तक एनर्जी दे रहे हो तभी तक वो घूमेगा। एनर्जी देना खत्म किए तो फिर क्या होगा? उसका रेडियस धीरे धीरे खत्म होगा, कम होते होते तुम्हारे हाथ में या गर्दन में लपटा जाएगा, फिर तुम शहीद हो जाओगे। समझ में आया ना? तो इसी तरह उनका भी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं रहा, क्योंकि अगर एनर्जी होगा तभी ये रिवॉल्व कर पा रहा है, अगर एनर्जी नहीं है तो कहाँ से रिवॉल्व कर रहा, तो ये बता नहीं पाए। ठीक है, तो अगर एनर्जी नहीं मिल रहा तो बताओ क्या होगा? एनर्जी अगर नहीं मिल रहा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपना, सबसे पहले तो बता ही नहीं पाए एनर्जी कहाँ से मिल रहा। उसके बाद फिर अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिला तो धीरे धीरे इसका ऑर्बिट क्या होगा? कम होते जाएगा, और ये कहाँ गिरेगा? जाके न्यूक्लियस में। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ आ गया तो एटम बता एग्जिस्ट कर सकता है क्या ऐसे? नहीं। तो वो सबसे बड़ा फेलियर क्या था? ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी बता नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं बता पाया इलेक्ट्रॉन कैसे घूम तो रहा है, बता दिए, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिल रहा नहीं बता पाया। अगर एनर्जी नहीं मिल रहा है तो वो धीरे धीरे अपना रेडियस कम करेगा, और कम करेगा तो कहाँ पे जाके हिट करेगा? कोलैप्स कर जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? तो ये फेल हो गए एटम का स्टेबिलिटी के बारे में बताना। समझ में आया? दूसरा, और ये पढ़े होगे तुम लोग, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होता है हायर ऑर्बिट से, कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? एक रेडिएशन एमिट करता है ना? तो एनर्जी क्या होता है? इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, है ना? तो मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर से लोअर में आया है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा था इसके पास, यहाँ पे एनर्जी कम हुआ, तो एनर्जी कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी को लॉस किया होगा। तो लॉस क्या होगा? तो किस फॉर्म में गया होगा? रेडिएशन फॉर्म में। और उस रेडिएशन क्या क्या होगा? कुछ वेवलेंथ होगा ना। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप किया ना तो क्या हुआ? कुछ मिला, मान लो 700 नैनोमीटर बता दे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 700 नैनोमीटर का मिला। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब जंप कर रहा तो मिल रहा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, 540 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकल रहा है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा। ठीक है, और अगर कोई ऑर्बिट लेते हैं, कोई और अगर ऑर्बिट लेते हैं, एक और मान ले रहे हैं, एक और ऑर्बिट ले रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा तो मिल रहा है यहाँ पे जो रेडिएशन निकल रहा वो कितने का? 350 का निकल रहा है, 350 नैनोमीटर का। समझ में? एग्जाम्पल के लिए हम बस ये ले रहे हैं, कभी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है, तो रेडिएशन का क्या होता है? कोई भी रेडिएशन है उसका तो वेवलेंथ होगा ना। तो यहाँ से यहाँ जंप किया तो इतना नैनोमीटर का रेडिएशन निकला, यहाँ से यहाँ जंप किया तो इतना, यहाँ से यहाँ जंप किया तो इतना। ठीक है, तो देख रहे हो एनर्जी वेवलेंथ का गैप कितना है? ज़्यादा है। अगर हम लोग अगर पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं तो रेडियस क्या अचानक से कम हो जाता है? पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये जब बता नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिल रहा, तो इलेक्ट्रॉन अपना रेडियस धीरे धीरे कम ना कर रहा है, उनके अनुसार धीरे धीरे कम हो रहा, धीरे धीरे कम हो रहा। तो जब धीरे धीरे कम हो रहा तो पहले यहाँ पे कुछ एनर्जी था, जब जंप करके यहाँ पे आया, जंप नहीं किया मतलब धीरे से रेडियस कम किया ना, तो धीरे से रेडियस कम किया तो मान लो कितने का निकला होगा? 700 नैनोमीटर का। फिर जब यहाँ से यहाँ होगा तो थोड़ा सा ना कम हुआ, तो थोड़ा सा कम हुआ तो फिर वेवलेंथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं। कितने का होना चाहिए? 680 मिलना चाहिए था। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा ही ना रेडियस कम हुआ, फिर थोड़ा सा रेडियस कम हुआ तो कितना आपका रेडिएशन आना चाहिए? 600 आना चाहिए या 630 नैनोमीटर आना चाहिए। तो उनके अनुसार क्या आना चाहिए?
कंटिन्यूअस वेवलेंथ वाला रेडिएशन मिलते रहना चाहिए, लेकिन बाद में क्या पता चला कंटिन्यूअस वाला नहीं मिलता है। क्या मिलता है? डिस्क्रीट मिलता है। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन मिलता है। तो ऐसा कब हो सकता है? इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट धीरे धीरे कम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है। तो जब उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी कहाँ से मिल रहा, तो वो तो बोल ही नहीं पाए कि एनर्जी कहाँ से मिल रहा। तो फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ कि नहीं मिल रहा, तो रेडियस अपना धीरे धीरे कम करता, धीरे धीरे कम करता, तो जो वेवलेंथ रेडिएट करता वो कंटिन्यूअस वाला फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट होकर पता चला तो वेवलेंथ अलग अलग आता है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो सबसे बड़ा फेलियर ये था उनका कि वो और नहीं बता पाए। एक चीज़ और क्या नहीं बता पाए, फेलियर में लिख लिए थे, ड्रॉबैक में लिखे थे हम लोग, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट मिल रहा है, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ। जैसे रेनबो का स्पेक्ट्रम होता है ना, अलग अलग कलर का वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट मिला तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनके अनुसार तो कंटिन्यूअस वाला होना चाहिए था ना, तो डिस्क्रीट मिलता है, तो डिस्क्रीट क्यों मिलता है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो 2 फेलियर इनका लिखवा दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिखो, बोर कंबाइंड क्लासिकल, लास्ट क्लास में लिखवाए हैं, बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड क्वांटम कॉन्सेप्ट्स एंड गेव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स। बोर क्या किए? क्लासिकल जो थ्योरी चल रहा था और जो क्वांटम थ्योरी यही रेडिएशन वाला, रेडिएशन में क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी होता है, ये सब थ्योरी को कंबाइन किया, क्योंकि वो बाद में आए तो दुनिया कहाँ तक पहुंच चुका है, क्या स्टडी कर रहा है, ये सब चीज को पढ़े और दोनों सब थ्योरी को कंबाइन करके अपना ये 3 पोस्टुलेट्स दिए, सिद्धांत, प्रिंसिपल बोलो चाहे पोस्टुलेट्स बोलो, ठीक है। एंड गेव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स, तो 3 पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखो, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट में क्या लिखो है, लिखो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। These orbits have fixed energy. These orbits have fixed energy and are called energy levels और stationary state. क्या मतलब है? ये पहले ही बोल दिए, एक्सप्लेनेशन इनका जहाँ फेल हुआ था ना, ये पहले ही बोल दिए कि सारा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऑर्बिट में घूमता है, सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, और उस ऑर्बिट का क्या होता है? एनर्जी होता है। ये क्या बोले? पहला पोस्टुलेट में इनका ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, सारा कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, कुछ फिक्स्ड या सर्टेन ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट का एनर्जी होता है। मान लो ये ऑर्बिट ले लिए, तो इस ऑर्बिट का एनर्जी होता है, इसका एनर्जी होगा, मान लो हम अपने से बता रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका एनर्जी होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है ना। इस ऑर्बिट का एनर्जी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आके घूम रहा है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या बोलती है? ऑर्बिट का एनर्जी होता है। उनसे क्या पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये क्या अपना थ्योरी में बोले, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पास एनर्जी है। उस ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसका भी एनर्जी हो जाएगा, तुम जाके घूम जाओ उसमें, तुम्हारे पास भी वही एनर्जी हो जाएगा, इनका थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझ में आया ना? समझ गए? तो पहला पोस्टुलेट में क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, दिस ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट। तो इनको एनर्जी लेवल का नाम से दे दिया, के एल एम, पढ़े होगे ना, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ठीक है, ऐसा लिखवा दिए थे, ठीक है। फिर लिखो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जैसे हम लोग पढ़े थे चार्ज का क्वांटाइजेशन, है ना, चार्ज का क्वांटाइजेशन में क्या पढ़े थे कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे वो होगा, वो फंडामेंटल चार्ज का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आता वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2.5, 1.5, आधा तो नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या होगा? या तो चार्ज होगा 1e, या होगा 2e, या होगा 3, ऐसा ही होगा ना। इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इनका वैल्यू क्या पड़ता है? 1, 2, 3, ये सब चलता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट में वो बताएं, वो क्या स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट देख लो। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स for which the orbital angular momentum of electron
इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, उस पार्टिकल का मास m है और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ पे घूमता है, मास m है और v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? p से। क्या लिखा जाता है? मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन कोई भी अगर सर्कुलर में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, साथ ही साथ एक रेडियस में भी घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम में ही रेडियस का मल्टीप्लिकेशन। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? एम भी, और रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा? एंगुलर मोमेंटम एम भी आर, ठीक है। तो ये क्या बताएं कि कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसी ऑर्बिट में घूमता है। जैसे कोई भी चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बताए उसी ऑर्बिट में घूमता है, वही ऑर्बिट में घूम सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी घूम लेगा, यहाँ भी घूम लेगा, यहाँ भी नहीं, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो हो, सेकंड पोस्टुलेट में लिखवा रहे, दैट इज जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो हो वो क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल हो, आएगा। फ्लैश लाइट जलाओ ना मोबाइल का, ठीक है। उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो हो, एंगुलर मोमेंटम जो हो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h/2π का, ठीक है। जहाँ n का वैल्यू क्या है? 1 2 3 ऐसा चलेगा। एंगुलर मोमेंटम को और क्या लिखा जा सकता है? mvr इज इक्वल टू n h/2π। तो ये चीज़ याद रखना, इसको बोलते हैं वोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। वो चार्ज का क्वांटाइजेशन कंडीशन है ना, इसको बोलते हैं वोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। वोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। चलो थर्ड पोस्टुलेट लिखो। h/2π ये प्रूफ पढ़ना नहीं है अभी, तुम लोग 11th में पढ़ना था, ठीक है। बता देंगे, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। थर्ड लिखो, केमिस्ट्री में था ये सब, चलो बता देंगे हम, ठीक है। रुक जाओ, पहले देखो थर्ड पोस्टुलेट लिख लो, ठीक है। लिखो वोर्स थर्ड पोस्टुलेट, वोर्स थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। लिखो एन इलेक्ट्रॉन emit radiation, an electron emit radiation, ब्रैकेट में लिख दो photon of specific wavelength during its transition from higher energy level to lower energy level। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का मूव करना, ठीक है। जैसे मान लो एक एटम का स्ट्रक्चर ये बना लिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हायर एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलेंगे? लोअर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल को N1 से लिखते हैं, याद रखना। और हायर को किससे लिखेंगे? N2 से। अगर मान लो बहुत सारा है तो जो हायर होगा उसको N2 बोलेंगे, जो लोअर है उसको N1 बोलेंगे, ठीक है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था और ये जंप करके यहाँ आया, ठीक है। हायर से लोअर आया ना, तो हायर पे जब लोअर जंप किया तो क्या करेगा? एक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। रेडिएशन एमिट करेगा तो उसका एनर्जी कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? इसके पास एनर्जी था, इस ऑर्बिट में एनर्जी था, तो उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगा। इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी है, तो जंप करके जब यहाँ गया तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया? कम हुआ। तो हायर में जब था तो उसका एनर्जी को क्या बोलेंगे? E(N2) हायर एनर्जी लेवल, माइनस जब लोअर में जंप करके आ गया तो क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। इनका अंतर जो होगा वो लिखो। और E की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? h/nu इज इक्वल टू E(N2) माइनस E(N1)। समझ गए? ठीक है, तीनों पोस्टुलेट समझ गए ना? ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक रेडिएशन एमिट करेगा, तो उस वो कितना रेडिएशन, जो भी रेडिएशन एमिट करेगा उसका एनर्जी कितना होगा? तो हायर एनर्जी में लेवल पे जब घूम रहा था उसका एनर्जी, माइनस जिस लोअर एनर्जी लेवल में चला गया उसका एनर्जी का डिफरेंस ले लो तो मिल जाएगा कितना एनर्जी का रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलो देखो नेक्स्ट जो है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, देख लो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट में घूम सकता है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। मान लो अगर पहला ऑर्बिट यहाँ पे है तो दूसरा कितने दूर पे होगा, तीसरा ऑर्बिट कितने दूर पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्बिट जो होता है वो बहुत क्लोज नहीं होता है, जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस होगा अलग अलग होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी भी तो होगा, तो कितना वेलोसिटी से घूम रहा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी है उसके पास तो उसका मतलब एनर्जी भी होगा। कौन कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक और दो चार्ज है बीच में, पॉजिटिव है इधर, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो दो चार्ज अगर क्लोज में रहे तो पोटेंशियल एनर्जी भी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल मिलके क्या बनेगा, टोटल एनर्जी भी बोलेंगे उसको। तो ये जितना भी बकवास सुने वो सब फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल में घूमने के लिए बताओ किस फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जेड ई, मतलब क्या, जेड न्यूक्लियस के अंदर जो बैठा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, जेड बताता है, एटॉमिक नंबर ही ना बताता है, नंबर प्रोटॉन। अगर 2 प्रोटॉन होता तो 2 ही चार्ज, 3 प्रोटॉन होता तो 3 ही चार्ज, जेड प्रोटॉन है तो जेड ही चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा है, खींच करके रखा है। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखो नीचे, लिखो द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल CENTRIPETL, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड to revolve around the nucleus, the centripetal force required to revolve around the nucleus is provided by the electrostatic force of attraction, is provided by the electrostatic force of attraction, is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and the electron, between nucleus and the electron। लिख लिए, देखो यहाँ पे नीचे लिखना, दैट इज एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ से लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई से लिख दे रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, mv² बाई आर, ठीक है, mv² बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पढ़े थे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखो चाहे के लिख दो, बाद में रख देंगे के। Q1 पहला चार्ज कितना है, जेड ई, दूसरा चार्ज कितना है, ई, बाई में क्या, डिस्टेंस इनके बीच का आर का स्क्वायर, ठीक है, आर आर पार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया, mv² इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर, वही, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ये इक्वेशन 1 बना ले रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है, इक्वेशन 1 समझ में आया। अच्छा, mv² अगर हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी पा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा है। चलो अब ये बताओ बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन से बताओ क्या जानते थे, एल का वैल्यू पढ़े थे, ये पढ़े थे, एम भी आर जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2π, ठीक है, जहाँ एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 ये सब है ना। यहाँ पे देखो v² आया है, यहाँ भी चाहते हैं v² आए, कैसे लाएंगे v², स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो स्क्वायरिंग करोगे क्या आएगा बताओ, m² v² r² इज इक्वल टू n² h² बाई 4π² आएगा। समझ गया, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, अच्छे से देखते चलेगा तो रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आया ना। ये हो गया, इसको बोल दे रहे इक्वेशन 2, ठीक है। अब 2 को डिवाइड कर दे रहे 1 से 2 को डिवाइड कर दे रहे 1 से, ठीक है,
इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। बताओ 2 को डिवाइड करोगे 1 से, ये क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ बाई, इसमें क्या है एम भी स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसके राइट में क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, बाई में के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, देखो यहाँ से वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, ये एम से ये कट जाएगा, एक एम, क्या बच गया यहाँ पे बताओ, एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो क्या आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर है इनटू, यहाँ पे क्या आएगा आर बाई में क्या है के जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। अच्छा के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, बैठा दें अभी, आर तो ऊपर चला गया ना, यहाँ बैठा दो अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या इधर बचा जेड ए स्क्वायर है, ये ऑप्शन में आया, क्यों बोले थे चश्मा पहनना। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ और कैंसिल होगा क्या, एक आर से एक आर इधर न्यूमरेटर में है दोनों ना। ठीक है, और देखो यहाँ पे 4 पाई टूट गया। ठीक है, पाई पाई चुका दो इसका। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर था यहाँ पाई था, कट जाएगा ना। और बताओ कुछ है, देखो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं इसको, एम आर इज इक्वल टू, ये चीज ऊपर जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ध्यान से देखो इधर क्या आएगा, बाई में पाई जेड ई स्क्वायर आएगा। हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस चाहिए तो क्या होगा एम बेच दें, आर इज इक्वल टू क्या होगा देखो ध्यान से इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एम जो आएगा इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पाई एम होता ना पाई एम जेड स्क्वायर, तो पाई एम लिख दे रहे हैं और पाई एम लिख दिए और ई स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और क्या बच गया बताओ, एन स्क्वायर जो था ना थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं हम, और यहाँ पे जेड जो इधर लिख दे रहे हैं। समझ में आया क्योंकि ये बता रहे हैं आखिर है ना, तो मल्टीप्लाई में यहाँ लिखो चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो न्यूमरेटर में, बनता ना ये पाई एम जेड स्क्वायर, तो वही तो पाई एम जेड स्क्वायर वही है, बस उसको अलग करके लिखे हैं। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है एच प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब जो वैल्यू है क्या है चेंज होगा क्या कभी नहीं, कांस्टेंट, इसलिए सारा कांस्टेंट को क्या कर दिए एक डब्बा में बंद कर दिए। ठीक है, एन क्या है, एन का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 चेंज हो सकता है, जेड एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम क्या होगा चेंज होगा, इसलिए उसको अलग रखें। अब तुम हाइड्रोजन के लिए बात करना चाहते हो, तो हाइड्रोजन का जानना चाहते हो कि पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना दूर पे होगा, तो एन की जगह क्या रखेंगे 1, और जेड की जगह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो 1 रखेंगे तो मिल जाएगा ना रेडियस कितना होगा, कितना दूर पे होगा पहला ऑर्बिट। ठीक है, किसी और लिथियम का जानना चाहते हैं, तो लिथियम का कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है ना, 3, पहला ऑर्बिट का रेडियस जानना चाहते हो तो इनकी जगह 1 रखो, दूसरा ऑर्बिट का जानना चाहते हो तो इनकी जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये आता है डेरिवेशन करना है तो ये करना पड़ेगा, याद इतना कौन रख पाएगा, समझ में आया, है हिम्मत तो याद कर लो। ठीक है, चलो इसको अभी क्वेश्चन नहीं मारने, चलो ये जितना भी कांस्टेंट है इन सारे कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो जो वैल्यू आता है वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या तो हमको ये रखना है r इज इक्वल टू, ये सारा वैल्यू रखते हैं तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आता है, ये याद रखना। ठीक है, समझ गए, ये पूरा वैल्यू रखते हैं ना तो 0.53 ये आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या एन स्क्वायर तो रहा जेड रहा, एन और जेड तो अलग अलग होगा ना, ये हो गया, और ये एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम पढ़े होगे ना 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है, समझ गए,
लिख लो यहाँ तक जल्दी से। और सिर्फ अगर हाइड्रोजन एटम का बात करें तो बताओ क्या आएगा? इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ, डेरिवेशन करने आता है ना कि रेडियस बता दो, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मतलब जानना चाहते हो पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, दूसरा ऑर्बिट का रेडियस तो इनकी जगह 2 रखो, मिल जाएगा दूसरा रेडियस कहाँ होगा, तो ठीक है ना, लिख लो। अगर हाइड्रोजन एटम का बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ लिख दे रहे इसके बाद, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम का बात करें तो बताओ तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? जेड का वैल्यू कितना? 1, और एन का भी कितना ऑर्बिट होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये तो बताओ तो आर का वैल्यू कितना आएगा? आर इज इक्वल टू 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाल दिए थे, ठीक है, कौन? बोर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। इसी को बोलते हैं बोर रेडियस। पूछता है बोर रेडियस का वैल्यू कितना है तो ये बता देना 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देखो जल्दी से पॉज कर दो, ठीक है। तो ये रहा रेडियस के बारे में, रेडियस का कैलकुलेशन, किसी भी ऑर्बिट का क्या होगा रेडियस। अब हम लोग जानते हैं किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास क्या होगा? वेलोसिटी। तो कितना वेलोसिटी से घूम रहा होगा ये बताओ तो, मत बताओ, चलो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ठीक है, इन एनी ऑर्बिट। वेलोसिटी के बारे में जानना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। देखो तो वेलोसिटी कैसे जान सकते हो? यहाँ से देखो तो इससे वेलोसिटी जान सकते हैं क्या? एम भी आर, आर तो पता कर लिए ना, तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। एम भी आर जो होता है वो है एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से बताओ भी का वैल्यू जानना है, तो भी इज इक्वल टू क्या होगा? एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। और क्या आ जाएगा? भी का वैल्यू जानना है तो एम आर आ जाएगा, एम आर, ठीक है। और आर का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है, आर का वैल्यू ध्यान रख दो। तो भी इज इक्वल टू क्या होगा? एन एच बाई 2 पाई एम। आर का वैल्यू देखो ध्यान से, ये है पूरा, क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। और ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लिख दें, बाई में यहाँ लिखते हो उससे अच्छा ऊपर लिख दो, है ना। यहाँ पे लिखना है आर का वैल्यू, ये बैठाना है, तो आर का वैल्यू ये तो लिख दिए, आर के वैल्यू के लिए ये लिखे हैं, बाई में ये चीज़ है तो इसको ऊपर ही लिख देना है, इनटू में क्या यहाँ बैठाते हैं, यहाँ लिख दें, फिर जुटमट का एक लाइन और लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है बताओ? पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा, क्या? पाई एम कैंसिल हो रहा, एच से एक एच कैंसिल हो रहा, और क्या कैंसिल हो रहा? एन से एन स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, और कुछ नहीं। बी इज इक्वल टू, बताओ यहाँ से क्या है? बी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, अच्छा जेड तो जान रहे हो कि जेड का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, उसको अलग ही लिखे हैं, ठीक है। बाई में नीचे बताओ क्या चीज़ कांस्टेंट है? 2h एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2h एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बच गया इधर बताओ? जेड बाई एन, समझ में आया? जेड बाई, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है, तो भी का जो वैल्यू, इसको बॉक्स में बंद करो, डेरिवेशन करना हो तो ये करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसको पूरा रखते हैं तो वैल्यू तो ये लगभग आता है 2.18, यानी 2 पॉइंट लगभग 2 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, लिख लो इसको, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम का बात करें तो जेड की जगह कितना रखेंगे? 1, और इनकी जगह भी 1, तो पता चल जाए कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। लिख लो जल्दी से।
नेक्स्ट है वेलोसिटी के बारे में देख लें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, सबसे पहले लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। भी फाइंड कर लिया ना, यहाँ पे भटक दो वैल्यू को यहाँ, तो हाफ एम भी का वैल्यू देखो क्या है, ई स्क्वायर जेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट एन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। बताओ यहाँ पे देखो, ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 को हटा दो, m। ठीक है, e का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? e का पावर 4, फिर क्या? z का स्क्वायर होगा बाई में। बताओ यहाँ पे नंबर कितना छप जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4। बाहर कौन बैठा है? 2, 4 2 जा 8, 8 की 8। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और क्या? n स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। इसमें देखो ये सब चीज़ क्या है? कांस्टेंट बन जाएगा ना, जेड स्क्वायर वन स्क्वायर। ठीक है, चलो ये लिखो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू, वो एम जी एच कहाँ से आ गई? वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना, तो क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन में विद साइन रखते हैं वैल्यू। ठीक है ना, के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज कितना है न्यूक्लियस में? Ze बाई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, तो विथ साइन रखेंगे -e। बाई में डिस्टेंस कितना? इनके बीच में डिस्टेंस r। ठीक है, r है। ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आ गया? r का वैल्यू निकाल के रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो जितना हो सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है बताओ? माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस आएगा बाहर। ठीक है, जेड ई स्क्वायर बाई में क्या है? आर है। आर का वैल्यू कैसे रख दे? देखो आर का वैल्यू देख रहे हो, इतना खतरनाक है, डर भी लग रहा। ठीक है, कैसे बैठा है? इसको बैठा दें और ये जो होगा सो उसको न्यूमरेटर में फेंक दें कि नहीं फेंकें? हम ना डर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर है, बाई में देखो यहाँ क्या है? पाई एम ई स्क्वायर और ये जेड है। ठीक है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर जेड। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, क्या? पाई से पाई चुका दो इसका। ठीक है, और कुछ तो नहीं दिख रहा हमको। यहाँ तक आएगा? ठीक है, हटा मत देना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। ये जो चीज़ है कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। माइनस साइन है बाहर, माइनस साइन। देखो क्या आ जाएगा? एम ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? ई का पावर 4। और जेड है यहाँ पे और जेड यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड का स्क्वायर। हो तो तेज तुम लोग। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? स्क्वायर होगा और क्या? एन स्क्वायर। आगे यहाँ पे 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। ठीक है, इनका तुलना करना है, तो तराजू में तौलें। कैसे तुलना होगा? तुलना कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 ऊपर लिख दो, 2 नीचे लिख दो, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू 2 m e का पावर 4 जेड स्क्वायर m e का पावर 4 जेड स्क्वायर बाई, यहाँ माइनस साइन भी है, नीचे क्या आ जाएगा 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आया। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो m e का पावर 4 जेड स्क्वायर 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या तुम कंक्लूजन निकाल सकते, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, याद रखना ये, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी, हाँप लो, ठीक है। टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या रख दे, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, रहना तो काइनेटिक रहने दो, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। ये -2x है प्लस x है तो क्या होगा, -x बचेगा -k। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, -k। याद रखोगे, दोनों वैल्यू को याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अब वैल्यू बैठा दो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये है, ठीक है। वैल्यू बैठाओ, क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या, m e का पावर 4 m e का पावर 4 बाई में 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है सब, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो इन सारे का वैल्यू बैठाते हैं ना तो टोटल एनर्जी जो आता है वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। तो ये रहा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, समझ में आया। तो तुम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट पे, मान लो पहले ऑर्बिट पे घूम रहा, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की जगह क्या रखेंगे 1 और एन की जगह क्या रखेंगे 1, तो सॉल्व करके कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टोटल एनर्जी निकल गया तो टोटल एनर्जी बैठा दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो यहाँ बैठा दो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, समझ में आया ना। तो इतना कचरा वाला वैल्यू नहीं याद रखना है, न्यूमेरिकल उससे पूछता है ये सबसे। तुम टोटल एनर्जी पहले निकाल लो, टोटल एनर्जी निकल जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बैठा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ पे जल्दी से, ठीक। तो ये रहा टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन, ठीक है ना। टोटल एनर्जी जो है वो किस में आया देखो तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, देख लो नेगेटिव आया। एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब, नहीं वेक्टर में देखो, वेक्टर जो चीज़ है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में। स्केलर है ना, तो स्केलर मतलब क्या, नेगेटिव क्या होता है, इतना कमी है तो क्या कमी है, एनर्जी नेगेटिव में है तो क्या कमी है, नेगेटिव बताता है कि ये जो है ना, देखो अब हाइड्रोजन एटम में ही बात करो, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन एटम में ही बात करें, जेड का वैल्यू 1 होगा और एन का वैल्यू 1, तो स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, तो कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो नेगेटिव ये बता रहा है कि ये न्यूक्लियस जो है ना इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा है। नेगेटिव साइन एनर्जी में कभी भी नेगेटिव आए तो समझ जाओ दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो तुम बताओ अगर तुम चाहते हो इनका दोस्ती टूट जाए, बंधन में बंधा हुआ है, दोस्ती टूट जाए तो तुम बाहर से कितना एनर्जी दोगे, पॉजिटिव में 13.6, तो माइनस में 13.6 एनर्जी था, प्लस में तुम दे दिए 13.6, बाहर से एनर्जी दिए हो तो माइनस और प्लस में कितना हो जाएगा 0, जीरो एनर्जी मतलब आज़ाद, इलेक्ट्रॉन फ्री निकल लेगा, समझ में आया ना। नेगेटिव बताता है बंधन में बंधा हुआ है, रक्षाबंधन नहीं, ठीक है, एक बंधन में बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो तुम बाहर से अगर उतना एनर्जी दे दोगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, तो एनर्जी 0 का मतलब अब कोई भी वो फोर्स से बंधा हुआ नहीं, वो फ्री हो गया, समझ में आया ना। लिखो, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब -13.6 है, -8 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर जाके लास्ट में 0, ठीक है। नीचे लिख लो, नेगेटिव साइन शोज दैट, नोट करके लिख लो, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस
negative sign shows that electron is bound to the nucleus. Electron is bound to the nucleus. निकले, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं. अगले क्लास में फिर आगे का टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम, वो सबको देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.